मीरा और मिठू का जादुई बरगद। पुराने समय की बात है, एक हरे भरे गांव में, जिसका नाम खुशियों का गांव था, एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही दयालु और कल्पनाशील थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक रंगबिरंगी तोता थी जिसका नाम मिठू था। मिठू कोई साधारण तोता नहीं था, वह बोल सकता था और बहुत समझदार भी था। मीरा और मिठू का सबसे पसंदीदा खेल गांव के बीचों बीच खड़े एक विशाल और बहुत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खेलना था। यह बरगद का पेड़ गांव की पहचान था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे वह पृथ्वी को थामे हुए है, और उसकी पत्तियां इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। गांव के लोग मानते थे कि यह पेड़ जादुई है और उनकी खुशियों का रक्षक है। मीरा और मिठू घंटों उसकी छाया में बैठकर बातें करते, कहानियां सुनाते और अपने सपने बुनते थे। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह उनके लिए एक दोस्त, एक घर और एक रहस्यमय दुनिया का प्रवेश द्वार था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मीरा और मिठू बरगद के पास पहुंच जाते और पेड़ भी अपनी टहनियों को हिलाकर उनका स्वागत करता लगता था। मिठू कभी उसकी पत्तियों पर फुदकता तो कभी मीरा के कंधे पर बैठकर उसे कहानियां सुनाता। मीरा को लगता था जैसे बरगद भी उनसे बातें करता है, अपनी पत्तियों की सरसराहट से, अपनी जड़ों की शांत शक्ति से। वे दोनों अक्सर पेड़ की सबसे नीची और मजबूत शाखा पर बैठ जाते, जहां से पूरे गांव का नजारा दिखाई देता था। मिठू अपनी तीखी आवाज में मीरा को प्रकृति की बातें बताता, पक्षियों के गीत का अर्थ समझाता। गांव के बच्चे भी अक्सर इस पेड़ के नीचे खेलते थे, लेकिन मीरा और मिठू का रिश्ता इस पेड़ से कुछ खास ही था। वे दोनों हर दिन कोई न कोई नई बात सीखते थे, और बरगद का पेड़ उनकी सारी शरारतें और प्यारी बातें चुपचाप सुनता रहता था। एक दिन खुशियों के गांव पर उदासी छा गई। जिस बरगद के पेड़ की घनी छाया में सब खेलते कूदते थे, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगीं और टहनियां मुरझाने लगीं। पेड़ जो हमेशा हरा भरा रहता था, अब सूखा और बेजान दिखने लगा था। गांव के लोग चिंतित हो गए। उन्हें लगा जैसे उनकी खुशियां भी पेड़ के साथ साथ मुरझा रही हैं। अरे देखो तो, हमारे बरगद को क्या हो गया, एक बूढ़ी महिला ने उदास होकर कहा। यह तो कभी ऐसा नहीं हुआ, एक किसान ने अपनी पगड़ी कसते हुए कहा। अगर यह पेड़ सूख गया तो हमारा गांव अपनी पहचान खो देगा, दूसरे किसान ने गहरी सांस ली। मीरा और मिठू भी बहुत दुखी थे। वे रोज बरगद के पास जाकर उसे छूते, मानो उसे सहला रहे हों। मिठू, हमारे बरगद को क्या हो गया है? मीरा ने उदास स्वर में पूछा। मिठू भी अपनी चोंच झुकाए हुए था। उसने पंख फड़फड़ाए और बोला, मीरा, मैंने अपनी दादी तोती से एक कहानी सुनी थी। कहते हैं जब कोई जादुई पेड़ बीमार पड़ता है तो उसे अमृत जल की जरूरत होती है। मीरा की आंखों में हल्की चमक आई। अमृत जल? वो कहाँ मिलता है मिठू? उसने उत्सुकता से पूछा। मिठू ने आसमान की ओर देखा और अपनी चोंच से दूर के नील पर्वत की ओर इशारा किया। नील पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक फुसफुसाता झरना है। कहते हैं उसी झरने में अमृत जल बहता है। लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, मीरा ने दृढ़ता से कहा। तो क्या हुआ मिठू? अगर हमारे बरगद को बचाना है तो हमें वहां जाना ही होगा। मिठू ने भी जोश में सिर हिलाया। वे दोनों ने मिलकर बरगद को बचाने का संकल्प लिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मीरा और मिठू अपनी यात्रा पर निकल पड़े। मीरा के पास एक छोटी सी थैली थी जिसमें कुछ सूखे मेवे और पानी की एक बोतल थी। मिठू उसके कंधे पर बैठा था, अपनी छोटी छोटी आंखें चारों ओर घुमा रहा था। रास्ते में सबसे पहले उन्हें एक चौड़ी और चमचमाती नदी पार करनी थी, जिसे गांव वाले चंचल नदी कहते थे। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था और उसमें बड़े बड़े चिकने पत्थर थे। मिठू, हम इसे कैसे पार करेंगे? मीरा ने पूछा, नदी की तेजी देखकर थोड़ी डर गई थी। मिठू ने चारों ओर देखा। देखो मीरा, कुछ पत्थर पानी में ऐसे रखे हैं जैसे कोई रास्ता बना रहे हों, लेकिन ये फिसलने वाले हैं, हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। मीरा ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं धीरे धीरे चलूंगी, तुम मेरे कंधे पर मजबूती से बैठे रहना। मीरा ने एक पत्थर पर पैर रखा। वह चिकना था और उसका पैर थोड़ा फिसला, लेकिन उसने अपना संतुलन बनाए रखा। मिठू ने अपनी चोंच से मीरा के हाथ को हल्का सा दबाया, मानो उसे हिम्मत दे रहा हो। एक एक करके मीरा पत्थरों पर पैर रखती गई। नदी का पानी उसके पैरों को छूता हुआ निकल रहा था, लेकिन वह दृढ़ थी।
मिठू भी अपनी पैनी नजर से पत्थरों को देखता रहा और सही पत्थर की दिशा में अपनी चोंच से इशारा करता रहा। कभी कभी मीरा का पैर लड़खड़ाता तो मिठू एक तेज चीख मारकर उसे सचेत करता। धीरे धीरे और सावधानी से उन्होंने चंचल नदी को पार कर लिया। दूसरी ओर पहुंचकर मीरा ने राहत की सांस ली। मिठू ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। उन्होंने अपनी पहली चुनौती सफलतापूर्वक पार कर ली थी। अब उन्हें नील पर्वत की ओर बढ़ना था। नदी पार करने के बाद मीरा और मिठू एक छोटे से जंगल में पहुंचे। वहां की हवा ठंडी और ताजगी भरी थी। तभी उन्हें एक पेड़ की डाली पर एक बूढ़ी और समझदार गिलहरी दिखाई दी, जिसका नाम चिक्की था। चिक्की बहुत पुरानी थी और उसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। ओह, यहाँ तो गिलहरी चाची हैं, मिठू ने खुशी से कहा। नमस्ते गिलहरी चाची, हमें नील पर्वत पर जाने का रास्ता चाहिए। चिक्की ने अपनी छोटी छोटी मूंछें फड़फड़ाई। नील पर्वत? वहां तक का रास्ता आसान नहीं है बच्चों, लेकिन मैं तुम्हें एक पहेली सुनाती हूँ। अगर तुम उसका उत्तर दे पाए तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। मीरा और मिठू उत्सुक हो गए। चिक्की ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और पहेली शुरू की। मैं हूं पर दिखता नहीं, छूता हूं पर महसूस नहीं होता। जब मैं आता हूं तो पत्तियां नाचती हैं और पेड़ों से संगीत सुनाई देता है। मैं कौन हूं? मीरा और मिठू सोचने लगे। मिठू ने अपनी चोंच से अपने सिर को खुजलाया। यह तो मुश्किल है। मीरा ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने चारों ओर देखा, जहां हवा से पत्तियां हिल रही थीं। चाची, क्या यह हवा है? मीरा ने पूछा। चिक्की गिलहरी की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही, तुम बहुत बुद्धिमान हो मीरा। हवा जो दिखती नहीं पर हर जगह है और पेड़ों को नृत्य कराती है। चिक्की ने अपनी पूंछ उठाई और एक छोटी सी पगडंडी की ओर इशारा किया, जो पत्थरों के बीच से ऊपर की ओर जाती थी। यह रास्ता तुम्हें सीधा नील पर्वत की ओर ले जाएगा। यह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन सबसे सुरक्षित है। शुभकामनाएं बच्चों। मीरा और मिठू ने चिक्की गिलहरी को धन्यवाद दिया और नई ऊर्जा के साथ उस रास्ते पर चल पड़े। चिक्की गिलहरी के बताए रास्ते पर चलते चलते मीरा और मिठू एक घने जंगल में पहुंच गए। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। पेड़ों की टहनियां आपस में इस तरह गुंथी हुई थीं कि ऊपर एक हरी छत बन गई थी। चारों ओर अजीब सी शांति थी, जिसमें कभी कभी उल्लू की आवाज या किसी जानवर की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। मीरा को थोड़ा डर लग रहा था। मिठू, क्या हम सही रास्ते पर हैं? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मिठू ने अपनी गर्दन घुमाई और चारों ओर देखा। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है मीरा। यह रास्ता तो ज्यादा ही घना होता जा रहा है। शायद हम थोड़ी देर के लिए भटक गए हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़े कांटेदार झाड़ियों का झुंड आ गया, जिसने रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। मीरा ने कोशिश की, लेकिन कांटे बहुत चुभ रहे थे। हम क्या करेंगे? यह तो पार नहीं हो रहा, मीरा ने चिंता से कहा। मिठू ने अपने पंख फड़फड़ाए। हमें शांत रहना होगा मीरा। हर मुश्किल का एक रास्ता होता है। उसने ध्यान से झाड़ियों को देखा। देखो, उस बड़े पत्थर के पीछे एक छोटी सी जगह दिख रही है। शायद वहां से निकल सकते हैं। मीरा ने हिम्मत जुटाई और पत्थर के पीछे देखा। वहां सच में एक छोटी सी सुरंग जैसी जगह थी, जो झाड़ियों के नीचे से जाती थी। यह बहुत छोटी और अंधेरी थी। मीरा ने धीरे से जमीन पर बैठकर उस छोटी सी सुरंग में घुसने की कोशिश की। मिठू उसके कंधे से उतरकर उसके आगे आगे उड़ रहा था, रास्ता दिखाता हुआ। यह चुनौती भी उन्होंने धैर्य और चतुराई से पार कर ली और जंगल से बाहर निकल आए। जैसे ही वे घने जंगल से बाहर निकले, सूरज डूबने लगा था और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। मीरा थोड़ी मायूस हो गई। अब क्या करें मिठू? अंधेरे में रास्ता कैसे ढूंढेंगे? तभी मिठू ने अपनी चोंच से एक चमकती हुई चीज की ओर इशारा किया, जो थोड़ी दूर पर पेड़ों के बीच चमक रही थी। देखो मीरा। वह क्या है? मीरा ने ध्यान से देखा। झाड़ियों के बीच एक अद्भुत फूल खिला हुआ था। वह कोई साधारण फूल नहीं था। उसकी पत्तियां चांदनी जैसी चमक रही थीं और उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। यह तो चांदनी फूल है, मिठू खुशी से बोला। मैंने सुना है कि यह फूल सिर्फ रात में खिलता है और रास्ता दिखाता है। मीरा ने धीरे से फूल के पास जाकर उसे छुआ। फूल की रोशनी और बढ़ गई,
जैसे वह उन्हें रास्ता दिखा रहा